Hello everyone, we are doing our chapter Glimpses of India of class 10th. Okay, and we have already done the first part of it, a baker from Goa, with the question answers. And now in this video I'm going to explain you about the second part, and that is the Kurg. Okay, the name of the second part is Kurg. Kurg is basically a place situated बिटवीन द मैसूर एंड मैंगलोर, यानी मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक जगह है जिसे कहा जाता है कि स्वर्ग से उतरा हुआ एक धरती पर छोटा सा टुकड़ा है, क्योंकि वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी वजह से. So let's start the explanation of this chapter, and we will come to know about the place in the chapter. Okay, so let's start. Kurg is coffee country. तो कुर्ग बेसिकली क्या है? एक कॉफ़ी कंट्री, यानी ऐसी जगह है जहाँ पर कॉफ़ी काफ़ी मात्रा में होती है. फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसेस. और इसके अलावा वो किसके लिए मशहूर है? सदाबहार वनों के लिए. रेन फॉरेस्ट्स मतलब ऐसी जंगल जहाँ पर बारिशें होती रहती हैं, और वो कौन से होते हैं? सदाबहार. एंड स्पाइसेस, और बहुत सारे मसालों के लिए ये जगह बहुत फेमस है. मिडवे मतलब बिटवीन, बीच में. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन. बिल्कुल मैसूर और जो मैंगलोर शहर है उसके तटीय इलाके के बिल्कुल ठीक बीचों बीच एक स्वर्ग से उतरा हुआ छोटा सा टुकड़ा है. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि ऐसे लगता है जैसे हवा के साथ बह के भगवान के घर से आया हो. तो कहने का मतलब भगवान के स्वर्ग से थोड़ा सा टुकड़ा बहकर नीचे धरती पर आ गया हो. ड्रिफ्टेड होता है मूव विद द एयर, मूव जेंटली विद द एयर, यानी हवा के साथ धीरे धीरे बहना. ओके, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. प्राउड रेस का मतलब यहाँ पर है प्रजाति, यानी कुछ लोग. ओके, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यहाँ पर जो धरती है यानी ज़मीन है उसके ऊपर लगातार आगे चलती हुई पहाड़ियाँ हैं. इज़ इनहैबिटेड बाय, और उन पहाड़ियों के बीच में कौन रहते हैं? मार्शल मैन, यानी ऐसी प्रजाति रहती है जो मार्शल कला में निपुण है. इनहैबिटेड होता है निवास करना, रेजिडेंट करना. ओके, ब्यूटीफुल विमेन, इसके अलावा वहाँ खूबसूरत औरतें हैं. एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और बहुत सारे जंगली जीव जंतु भी हैं. कुर्ग और कोडागू. कुर्ग और दूसरा नाम क्या है उसका? कोडागू. एक ही बात है. कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ये कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है. इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, और ये किसका घर है? सदाबहार वनों का घर है, यानी ऐसे जंगल है वहाँ पर जो हमेशा हरे भरे ही रहते हैं. स्पाइसेस, इसके अलावा हाँ मसालों. एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और कॉफ़ी के पेड़ पौधों का घर है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. इस डिस्ट्रिक्ट का, इस ज़िले का 30% हिस्सा जो है वो तो सदाबहार वनों से घिरा हुआ है. ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स होता है रेन हैवीली, भारी बरसात होना. ओके, ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा भारी बरसात होने की वजह से जो विजिटर्स हैं, विजिटर आगंतुक यानी कि टूरिस्ट वगैरह जो घूमने वगैरह के चक्कर में वहाँ जाते हैं, वो ये बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ जो हैवी बारिश होती है वो उनको दूर रखती है मानसून के महीनों में, यानी मानसून में कोई लोग वहाँ पर विजिट करने नहीं जाते हैं. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस होता है स्टार्ट हो जाना. ओके, द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और वहाँ पर इंजॉयमेंट करने का जो मौसम है वो सितंबर से शुरू होकर मार्च के महीने तक रहता है. द वेदर इज़ परफेक्ट, इन महीनों में मौसम बहुत बढ़िया होता है. विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और हल्की फुल्की बारिश के साथ यहाँ पर मौसम बढ़िया रहता है. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनेविगोरेटिंग कॉफ़ी, और हवा में भी जो खुशबू होती है वो किसकी होती है?
कॉफ़ी की होती है, यानी हवा में भी जो चारों तरफ एक महक होती है वो कॉफ़ी की होती है। कॉफ़ी स्टेट्स, यानी जो यहाँ कॉफ़ी के खेतों को खेत नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड tucked under tree canopies in prime corners। प्राइम होता है मेन और कैनोपीज होता है टॉप ऑफ द ट्रीज, जो पेड़ों का बिल्कुल ऊपरी सिरा होता है, हाईएस्ट लेयर ऑफ द ट्रीज, दैट इज कॉल्ड कैनोपी। ओके, तो पेड़ों के उन कैनोपीज के नीचे जो मुख्य कोने होते हैं वहाँ पर बंगले बने हुए हैं उन कॉफ़ी स्टेट्स वालों के, और साथ में कॉफ़ी स्टेट्स हैं, बड़े बड़े कॉफ़ी के खेत हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। डिसेंट होता है वंशज। ओके, द फायरसली इंडिपेंडेंट, फायरसली मतलब तेज तरार, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent। जो वहाँ के तेज़ तरार आत्मनिर्भर कुर्ग के लोग हैं वो वास्तव में या तो यूनानी लोगों के या अरब के लोगों के वंशज हैं, यानी वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो इंडियन नहीं हैं। वो कौन है? वो ग्रीक या फिर अरेबिक देशों से आए हुए लोगों के वंशज हैं। As one story goes, a part of Alexander's army। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा। ओके, एज वन स्टोरी गोज, इसके साथ एक कहानी जुड़ी है। ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की सेना का एक हिस्सा दक्षिणी जो तट था उसके साथ साथ आगे बढ़ता गया। एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। लेकिन धीरे धीरे वो ऐसी जगह पर पहुंच गया जहाँ से वापस आना उनके लिए नामुमकिन था, तो इसलिए वो लोग वहीं रह गए। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, और वहाँ की लोकल लड़कियों के साथ उन सेनानियों ने शादियाँ कर ली। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस। अपेरेंट मतलब क्लियर, स्पष्ट। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, और उनकी जो संस्कृति है वो स्पष्ट रूप से कहाँ नज़र आती है? उनकी मार्शल परंपराओं में नज़र आती है। मैरिज, उनकी शादी ब्याह की जो ट्रेडिशंस होती हैं उनमें नज़र आती है। एंड रिलीजियस रीतिज़, और इसके अलावा जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनमें नज़र आती है कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, क्योंकि वो हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल डिफरेंट है। मेन स्ट्रीम का मतलब होता है ऐसी ट्रेडिशन जिसे बहुत से लोग फॉलो करते हैं। ओके, और हिंदू जिन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, डिस्टिंक्ट होता है डिफरेंट, तो वो लोगों की जो रीति रिवाज हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। थोड़े क्या, बहुत डिफरेंट है। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। और ये तो हुई बात कि वो ग्रीक के लोग हैं। अब बात ये है कि अरब के देश, उनको ये क्यों कहा जाता है कि वो अरब के देशों से आए हुए लोग हैं? उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे भी एक अलग कहानी है। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन्स ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कॉट। तो जो ये कि वो अरब देशों से आए हुए लोग हैं या अरब के ओरिजिन्स हैं, यानी अरब के रहने वाले हैं, उसको इस बात से बल मिलता है कि जो वो लंबा काले रंग का कोट पहनते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडावूज। जो कोडावू लोग अपनी कमर में एक कढ़ाई वाली बेल्ट के साथ लंबा सा काले रंग का कोट पहनते हैं ना, उससे बल मिलता है कि वो अरब देशों से आए हुए लोग हैं। नोन एज कुपिया, उनके इस कोट को क्या कहा जाता है? कुपिया कहा जाता है। इट रिजेंबल्स द खुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। और जो अरब या फिर कुर्द के लोग हैं वो खुफिया पहनते हैं, और वो हूबहू इसी ब्लैक कलर के काले कोट से मिलता जुलता है, जिसे इंडिया में यानी कि कुर्ग में क्या कहा जाता है? कुपिया। तो लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसलिए इस बात से बल मिलता है कि जो वो कहाँ से आए हुए लोग हैं वो अरेबियन कंट्रीज से आए लोग हैं।
कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो जो कुर्गी लोग हैं यानी कुर्ग में रहने वाले लोग हैं ना, उनके घरों में मेहमान नवाजी की बहुत ज़्यादा परंपरा है। हॉस्पिटैलिटी होता है मेहमान नवाजी, यानी कोई घर में आए तो उसकी बहुत ज़्यादा आवभगत करना। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father। तो वेलर क्या होता है? टेल्स ऑफ वेलर का मतलब स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, जो बहादुरी की कहानियाँ हैं या फिर हिम्मत की कहानियाँ हैं, उसके लिए वेलर बेसिकली मीनिंग होता है वेलर का करेज, हिम्मत। ओके, तो क्या कहते हैं? दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, रिकाउंट होता है रिमेंबर, और न्यूमेरियस, न्यूमेरियस मीन्स मैनी, टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। वो अपने बेटों की या फिर अपने पिता की जो बहादुरी भरी कई कहानियां हैं ना, वो उसको याद रखना पसंद करते हैं, उनको याद रखने की इच्छा होती है उनकी। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और अगर हम भारतीय आर्मी की भी बात करें ना, तो उसमें कुर्ग रेजिमेंट जो हैं वो सबसे ज़्यादा सुसज्जित रेजिमेंट है, यानी सबसे ज़्यादा सुंदर अगर रेजिमेंट की बात करें तो वो कुर्ग रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज ए कुर्गी। और स्वतंत्र भारत का जो पहला इंडियन आर्मी का चीफ था ना, वो कौन था? वो बेसिकली एक कुर्ग का रहने वाला आदमी था जिसका नाम था जनरल कैरियप्पा। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। और आज भी कोडावू लोग यानी कि कुर्ग में रहने वाले लोग ही पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं जहाँ पर बिना लाइसेंस के हथियार रखने की परमिशन है। फायर आर्म्स क्या होते हैं? हथियार। ओके। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स। और जो वहाँ पर कावेरी नदी है वो इसी के पहाड़ों से अपना पानी हासिल करती है। एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग के जंगलों में जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है या वहाँ पर के पहाड़ों पर जो बहुत बारिश होती है, उस बारिश के पानी को कौन ऑब्जर्व करती है? कावेरी नदी। महावीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश abound in these waters। ओके, तो अबाउंड का मतलब होता है इनहेबिट, रहना। तो जो महासीर एक बहुत ताज़ा पानी में रहने वाली एक बहुत बड़ी मछली है महासीर, वो इसी पानी में मिलती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर्स पक्षी का नाम है, जैसे वाइट कलर के बगुले होते हैं वैसे ही होते हैं वो देखने में। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। और उसी नदी में जो किंगफिशर पक्षी हैं वो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं। डाइव होता है गोता लगाना। वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फ्रॉम द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जबकि जो गिलहरियां हैं और लंगूर हैं वो आधे फल खाकर शरारत करने के अंदाज में, मिसचीफ होता है शरारत, शरारत करने के अंदाज में गिलहरियां और लंगूर आधे फल खाकर आधे जूठे जो फल हैं वो किस में फेंक देते हैं? वो नदी के पानी में फेंक देते हैं। ऑफ इंजॉइंग, क्यों फेंकते हैं? आनंद लेने के लिए। किस चीज़ का? द स्प्लैश, जो उसमें छपाक की आवाज़ आती है उसका। एंड द रिपल, और जो उसमें हल्की तरंगें उठती हैं उसका। रिपल तरंगें होती हैं, आप उन्हें लहरें भी कह सकते हैं, लेकिन फ़र्क होता है। जैसे टाइड होती हैं, टाइड मतलब भी लहरें होता है, वेव्स भी लहरें होती हैं। ओके, और रिप्पल भी एक तरह की लहरें ही होती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। टाइड जो होती हैं वो लहरें होती हैं जो मून की वजह से, मून के कम ज़्यादा होने की वजह से पैदा होती हैं। और जो वेव हैं वो वेव जो हैं वो हवा के प्रेशर की वजह से पैदा होती हैं। और जो रिप्पल्स हैं वो जैसे हम कोई चीज़ पानी में फेंकते हैं तो उसकी वजह से एक तरंग, हल्की सी लहर उठती है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्पल। तो हिंदी में तो तीनों ही लहरें हैं, लेकिन इंग्लिश में नाम इनके अलग अलग हैं। ओके,
तो जब ऊपर से वो आधे खाए हुए फल नीचे फेंकते हैं ना, तो छपाक की आवाज़ आती है और हल्की हल्की उस साफ पानी में लहरें सी उठती हैं। उन लहरों का आनंद लेने के लिए वो आधे खाए हुए फल, लंगूर जो हैं और गिलहरियाँ नीचे फेंकते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ्ड, और हाथियों को तो उसमें नहाना बहुत पसंद है। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। सो महावत होते हैं, महावत किसे बोलते हैं? हु कीप्स और टेक केयर ऑफ एलिफेंट्स, जो हाथियों की टेक केयर करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, कीपर होते हैं उनके। तो जो उनके महावत हैं वो उनको रगड़ रगड़ के हाथियों को नदी के पानी में नहलाते हैं, तो हाथी बहुत इंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई energy adventure with the river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain. Okay, the most laid back individuals become converts to the life of high energy. और वहाँ पर जो लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, उनमें से हर एक इंसान की जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भर जाती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर जाती है। हाई एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी और द हाई एनर्जी। ओके, एडवेंचर्स विद, क्योंकि वो क्या करते हैं वहाँ जाके, रिवर राफ्टिंग करते हैं। राफ्टिंग एक प्लास्टिक की बोट होती है, उसमें बैठ के वो पानी के ऊपर नीचे या लहरों में आगे बढ़ते हैं। कैनोइंग, कैनोइंग एक पतली सी बोट होती है और वो लकड़ी की बनी होती है, वो सिंगल या मैक्सिमम 2 आदमियों के लिए होती है। राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो कैनोइंग करना वहाँ पर एक एक्साइटमेंट है। रैपलिंग, रैपलिंग क्या होता है? जैसे ऊपर पहाड़ से या किसी पहाड़ की चोटी से रस्सी बांधकर नीचे फेंकना और उस रस्सी के सहारे नीचे तक आना, दैट इज कॉल्ड रैपलिंग। ओके, रॉक क्लाइंबिंग, फिर पहाड़ों पर चढ़ना। एंड द माउंटेन बाइकिंग, फिर पहाड़ों पर बाइक वगैरह लेकर जाना। ये सारे क्या हैं? हाई एनर्जी एक्साइटमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पर जाकर विजिटर्स या टूरिस्ट जो हैं वो करना पसंद करते हैं। न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स, ट्रेल्स क्या होते हैं? जैसे अगर प्लेन एरिया है वहाँ पर कोई पगडंडी बन जाती है, तो वो क्या होते हैं? वो फुटपाथ कहलाता है, ठीक है। और वहाँ पर अगर पहाड़ी एरिया की बात करें तो वहाँ पर चलने से जो रास्ता बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेल्स। तो न्यूमेरियस मीन्स मैनी। न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। और जो माउंटेन ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, यानी पहाड़ों को घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो ये जो पगडंडियाँ हैं, जो पहाड़ों पर बनी हुई कई पगडंडियाँ हैं, ये उनकी इस एरिया की पसंदीदा जगह होती हैं, क्योंकि वो रास्ता कहीं ना कहीं उन्हें ले जाता है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। आपको कुर्ग में बहुत सारे पक्षी, बहुत सारी मधुमक्खियाँ, बहुत सारी तितलियाँ आपकी संगति करेंगी, यानी आपका साथ देने के लिए आ जाएंगी। मैक्यूज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये सारे जो पक्षी हैं या जानवर हैं, ये पेड़ों के बिल्कुल ऊपरी शिखर पर बैठकर आप पर नज़र रखते हैं। कहने का मतलब आपको उन जंगलों में घूमते हुए देखते हैं। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. लेकिन लेखक कहता है कि मैं जंगली हाथियों से तो थोड़ा दूर रहना ही पसंद करूँगा। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view. Panoramic होता है किसी ऊंची जगह पर खड़े होके बहुत विशाल ज़मीन का नज़ारा देखना, that is called panoramic. Okay, scenic beauty. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of कुर्ग। तो कहता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर खड़े होकर अगर तुम नीचे देखते हो ना कुर्ग को, तो कुर्ग की जो पूरी ज़मीन होती है धुंध से भरी हुई, उसका खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई पड़ता है। ए वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगंधम। वहाँ पर एक 64 एकड़ का एक आइलैंड है, यानी कि 64 किले का एक आइलैंड है जिसका नाम है निसारगंधम। और कुर्ग से वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो एक रस्सी से बने हुए पुल से गुजरता है। तो रस्सी के उस पुल को पार करके उस 64 किले के उस छोटे से एक निसारगंधम आइलैंड पर जाना,
वो भी अपने आप में एक एक्साइटमेंट है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, क्योंकि निसारगंधम में क्या है, जो बौद्ध भिक्षु हैं जो तिब्बत से आए थे, और जहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि तिब्बतन लोग या बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते हैं, तो वो निसारगंधम में ही रहते हैं। वहाँ आपको वो बौद्ध भिक्षु मिल जाएंगे इधर उधर जाते हुए। ओके, एट नियर बाई बाल्याकुपे इज़ ए बोनस, और साथ में ही पास में ही एक और जगह है बाल्याकुपे, और उसको घूमने का मतलब है कि आपको बोनस में कुछ मिल गया, यानी एक्स्ट्रा कुछ मिल गया। द मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो रॉब्स, वहाँ पर जो भिक्षुक हैं वो लाल या गेरुए या येलो मतलब पीले, रॉब्स होता है ड्रेसेस, वस्त्र, पीले रंग के कपड़ों में आपको वहाँ दिखाई देंगे। आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस, बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ों में ये भी जो भिक्षुक हैं ये भी हैरान करने वाली चीज़ है। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हर्ट एंड सॉल ऑफ इंडिया, जो इंतज़ार कर रहे हैं भारत के दिल और भारत की आत्मा, यानी ऐसे विजिटर्स जो भारत के दिल और भारत की आत्मा की तलाश कर रहे हैं ना, कि इंडिया का दिल और इंडिया की आत्मा कहाँ है, तो वो उनको कहाँ मिलेगी, निसारगंधम और कुर्ग में ही मिलेगी। राइट हियर इन कुर्ग, कहाँ पर मिलेगी वो आपको, कुर्ग में। यानी कि भारत की आत्मा और भारत का दिल यहाँ पर कवि ने या लेखक ने किसको बोला है, वो कुर्ग को बोला है। विद इट वी हैव कम टू नो अबाउट द प्लेस दैट इज़ द कुर्ग। और यहाँ पर बुक के एंड में कुछ रास्ते बताए हैं। इफ़ यू वांट टू विजिट टू द कुर्ग, तो यहाँ पर 3 रास्ते हैं, जैसे आप बाई एयर जा सकते हो, बाई रेल जा सकते हो, बाई रोड। इफ़ यू वांट टू विजिट ओवर देयर, तो यू कैन आफ्टर फिनिशिंग द COVID-19, ओके। And till you must stay home and stay healthy, and please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.